मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द आर्क टर्न में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है बायलॉज। बायलॉज एक छोटी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में छोटी से छोटी चीज़ का भी बायलॉज है, ठीक है, तो हम आज बेसिक चीज़ें ही यूज़ करने वाले हैं जो एक आर्किटेक्ट या वास्तुकार को ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें। ओके दोस्तों, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बायलॉज बनाए क्यों जाते हैं, मतलब बायलॉज हमें क्यों फॉलो करने होते हैं। सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है, ताकि अगर कोई भी नुकसान वगैरह हो या कोई नुकसान ना हो सके, या कोई अगर विपत्ति आई या कोई क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट होती है उस बिल्डिंग में, तो आसानी से उससे बचा जा सके, इसलिए हम बायलॉज यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, अदर स्टेट के लिए अलग अलग बायलॉज हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बायलॉज के बारे में जो हम अपने यूपी में फॉलो करते हैं। अगर हम महाराष्ट्र, चंडीगढ़, उत्तराखंड या फिर बिहार, अलग अलग स्टेट के अलग अलग बायलॉज हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो एकदम प्लेन एरिया पे है, तो यहाँ पे बायलॉज अलग हुए हैं। और अगर हम पहाड़ी इलाका जैसे कि उत्तराखंड या हिमाचल साइड में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी बायलॉज अलग होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो अर्थ है वो हमारी समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, एक प्रकार से जिगजैग पैटर्न में है, तो वहाँ पे जो बायलॉज हैं अलग तरीके से फॉलो होते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए आज हम बात करेंगे अपने राज्य उत्तर प्रदेश के बायलॉज के बारे में कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या बायलॉज फॉलो होते हैं। और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये इतना वो नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं। अब बात करते हैं बायलॉज जो हैं 3 प्रकार की बिल्डिंग में ही यूज़ किए जाते हैं। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग और पब्लिक बिल्डिंग। ओके, हम पूरी एरिया को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अगर एक प्लॉट ले लें 10 फीट बाई 20 फीट का, तो हम पूरी एरिया को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू बायलॉज। क्योंकि हमें उसमें सेटबैक या फ्रंट सेटबैक छोड़ना होता है, समझे। आगे हम बताएंगे आपको कि सेटबैक और फ्रंट सेटबैक होता क्या है। कि हम पूरी एरिया को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हमें बिल्डिंग के चारों तरफ सेटबैक देना जरूरी होता है। अब ये सेटबैक होता क्या है, जैसे कि आपका एक प्लॉट है, ये हम मान लेते हैं आपका एक प्लॉट है। ओके दोस्तों, ये जो है 20 फीट है और ये आपका 35 फीट है। तो हमारा जो बिल्टअप एरिया होगा ना, वो हमें आपको 2 साइड में तो फ्रंट सेटबैक और साइड सेटबैक तो छोड़ना ही छोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ये हमारी हो जाएगी बिल्टअप एरिया। ओके, और ये जो हमने छोड़ा है ये सेटबैक, ठीक है। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, पब्लिक बिल्डिंग के लिए अलग अलग सेटबैक निर्धारित किए गए हैं कि अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए सेटबैक कितना होना चाहिए, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए सेटबैक कितना होना चाहिए और पब्लिक बिल्डिंग के लिए सेटबैक कितना होना चाहिए। हमें बायलॉज हम आगे पढ़ेंगे, हम सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आज। ठीक है दोस्तों, अगर हम पूरी एरिया को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो भविष्य सरकारी कार्य में अपने भवन तोड़ने का अधिकार सरकार नगर पालिका को होता है। अब जैसे हमने आपको बताया कि बायलॉज यहाँ पे फॉलो करने हैं, आपने क्या किया, यहाँ से पूरा एरिया को कंस्ट्रक्ट कर दिया, सेटबैक आपने छोड़ा ही नहीं, ठीक है। और ये आपकी रोड है, तो अब क्या करेगी, अगर सरकार को इस रोड का चौड़ीकरण करना होगा, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे जितनी भी रोड हैं वो चौड़ीकरण हो रही हैं और साइड में उनके घर टूट रहे हैं, इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि उन्होंने बायलॉज नहीं फॉलो किए। अगर उन्होंने बायलॉज फॉलो किए होते तो आज उनकी बिल्डिंग टूटती नहीं, नुकसान उनको नहीं होता। अब आपने पूरी एरिया को कंस्ट्रक्ट कर लिया और जब इस रोड का चौड़ीकरण होगा, तो अगर यहाँ तक चौड़ीकरण हो रहा है तो आपका इतना हिस्सा सेटबैक का जो आपने पूरा कवर करके रखा था तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें सरकार भी कहती है कि हम इतने से ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे। जैसे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो आपको कम से कम नहीं 4 से 8 फीट तक आपको छोड़ना फ्रंट सेटबैक है, ये सरकार भी इतना कहती है, इसके ऊपर नहीं तोड़ती है, ठीक है। ये इसमें दूसरे पॉइंट में दिया रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हमें टोटल एरिया का कितना % कंस्ट्रक्ट कराना चाहिए। सरणी निम्न प्रकार है। अब बात करते हैं हमें टोटल एरिया कितना कंस्ट्रक्ट हमें करना है। अब इसकी आगे सारणी है, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ये है हमारी टेबल। अब जैसे कि ये जो है हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल से है, अगर छोटी एरिया होगी रेजिडेंशियल हो गया, फिर आगे बढ़ता जाता है, अगर एरिया बढ़ती जाती है ना तो हमारी वो कंस्ट्रक्ट एरिया कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं रहती है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग आपकी 500 या 1000 स्क्वायर मीटर की रहती है, फिर आपकी वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं रह जाती है, वो आपकी कमर्शियल या पब्लिक बिल्डिंग कहलाती है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि टोटल एरिया अगर 0 से 200 स्क्वायर मीटर है तो हमें प्लिंथ फर्स्ट और सेकंड फ्लोर 60% एरिया कवर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपका एरिया 200 स्क्वायर मीटर है तो आपको सिर्फ
60% ही आपको एरिया कवर करना होगा। आप समझते हैं दोस्तों कि 60% किस तरीके से, ठीक है दोस्तों। 60% इस तरीके, जैसे कि आपका जो एरिया है वो एरिया है 200 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं 200 कैसे, ये आपका 20 है और ये आपका 10 मीटर है, तो इसमें आपका 60% कितना हुआ जाके आपका 120 स्क्वायर मीटर, मतलब 120 स्क्वायर मीटर एरिया ही आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको फ्रंट सेटबैक में छोड़ना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, इतना जो एरिया है 120 स्क्वायर मीटर बिल्ट एरिया या प्लिंथ एरिया आपने इतना कवर कर लिया। समझ गए दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा एरिया है। अब बात करते हैं 200 से 500 स्क्वायर मीटर अगर का एरिया अगर है तो उसमें हम 50% ही बिल्टअप एरिया या प्लिंथ एरिया यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों। अब बात करते हैं 501 से लगाकर 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया है तो हम 40% कम या ज़्यादा हो सकता है, इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हो आप। जैसे कि अगर ये अभी स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसका सिर्फ 10 से 12% तक बढ़ा या घटा सकते हो, आपकी मर्जी। घटा तो सकता कोई नहीं है, तो बढ़ा ही सकते हो आप 10 से 12%, मतलब कि आपका 50 से 52% तक बढ़ा सकते हो। या आपको गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है कि आप इतना बढ़ा सकते हो अगर आपका एरिया 501 से 1000 स्क्वायर मीटर तक है। अब बात करते हैं अगर किसी का एरिया 1001 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो उसे प्लिंथ एरिया जो है या बिल्टअप एरिया है 33% कवर ही कर सकता है, उससे ज़्यादा कवर नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर आपका एरिया, अगर सपोज किसी का एरिया 100 बाई 100 है, मतलब 100 मीटर ये है और 100 मीटर ये है, तो सेटबैक, फ्रंट सेटबैक और साइड सेटबैक, मतलब ये जो होता है फ्रंट सेटबैक होता है, साइड सेटबैक होता है। इसका जो बिल्टअप एरिया है ना आप 33% ही यूज़ कर सकते हो, मतलब कि 333 स्क्वायर मीटर आप एरिया इसका कवर कर सकते हो, उससे ज़्यादा कवर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अगर आपका एरिया मेन मार्केट में है, ठीक है, अगर आपका एरिया कोई हाईवे या मेन मार्केट में है तो आप 75% ही कवर कर सकते हो, उससे ज़्यादा कवर नहीं कर सकते। समझे दोस्तों। अब बात करते हैं अगर आपका एरिया इंडस्ट्रियल एरिया में है तो आपका 60% ही आप कवर कर सकते हो। अब जैसे कि बिल्डिंग सरकार हमसे कहती है अगर आपका एरिया या 1000 स्क्वायर मीटर तक कोई भी एरिया है, अगर आप मेन मार्केट में भी नहीं हो और आप इंडस्ट्रियल एरिया में भी नहीं हो, ठीक है, तो ये सरकार कहती है तो आपको इतना कवर करना पड़ेगा। अगर आपका एरिया मेन मार्केट में है या इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं है तो आप मेन मार्केट में 75% और इंडस्ट्रियल एरिया में 60% एरिया आप कवर कर सकते हो। ओके दोस्तों, किस तरीके से कवर करना है या मैंने सिखा दिया है और आगे भी सिखाता रहूँगा। अभी ये बेसिक है, नेक्स्ट वीडियो जो है इस पर और अच्छे तरीके से और डिटेलिंग में आपको मैं प्रेजेंट करूँगा। ओके दोस्तों। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कार्य में नपाइया कार्य हमेशा मीटर में किया जाता है। जितनी भी हमारी वर्किंग ड्राइंग बनती हैं दोस्तों, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि हम लोग जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो फिट इंच में काम करवाते हैं, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट साइट्स वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग होती है ना वो सब मीटर में होती है, कोई फिट इंच में नहीं। फिट इंच में क्यों? फिट इंच इसलिए कि जहाँ पे वो लोकल कारीगर है या मजदूर है उनको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए वो फिट इंच में कार्य करते हैं। वैसे गवर्नमेंट का तरीका यही है कि जितनी भी नपाई का कार्य होता है वो सब मीटर में ही किया जाता है, फिट इंच में नहीं किया जाता है। फिट इंच सिर्फ समझाने के तौर पर ही किया जाता है। ओके दोस्तों। देखो मैंने लिखा भी नीचे है, कारीगरी और मजदूरों को कार्य समझ में आ जाए इसलिए हम हमेशा फिट या इंच में कार्य करते हैं। समझे, उनको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि जो हमारी लेबर और मजदूर वगैरह होते हैं उनको मीटर में समझ में नहीं आता। भाई कितना 20 स्क्वायर मीटर कितना हो गया, वही नहीं पता। अगर उनको बता दोगे कि भाई हमारा जो इतना एरिया है वो 20 स्क्वायर फीट है और तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो फिट इंच में ही कार्य करते रहते हैं, उनको इसमें एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इसलिए उनको जो है फिट इंच में ही हम लोग वर्किंग ड्राइंग वगैरह दिखाते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट को दिखाना होता है तो स्टैंडर्ड तरीका यही कि आप अपने एरिया को स्क्वायर मीटर या मीटर की यूनिट में ही दिखाएं। ओके दोस्तों। अब बात करते हैं बायलॉज के कुछ टेक्निकल टर्म हैं। बायलॉज में क्या क्या टेक्निकल टर्म होते हैं? साइट एरिया होती है, ठीक है भाई, कितने बाय कितने का प्लॉट है, 5 मीटर बाय 10 मीटर का प्लॉट है हमारा, तो ये हमारा टोटल एरिया ऑफ प्लॉट जो होता है वो हमारा साइट एरिया हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बिल्ट-अप एरिया। बिल्ट-अप एरिया क्या होता है? ए पार्ट ऑफ साइट एरिया, मतलब कि साइट एरिया के अंदर ही बिल्ट-अप एरिया आता है। ए पार्ट ऑफ साइट एरिया, बिल्ट-अप एरिया साइट एरिया के अंदर ही बनाई जाती है। बिल्ट-अप एरिया में आपका प्रमुख भवन का निर्माण होता है, मतलब कि 5 मीटर बाय 10 मीटर का आपका एरिया है, ठीक है, तो उसके अंदर आपने साइड में देखो मैंने छोड़ के रखा है, साइड में सेटबैक है, ये अगर हमने सेटबैक छोड़ के अंदर का जो मैंने बिल्डअप किया है वो आपका बिल्टअप एरिया कहलाता है। अब बात करते हैं सेटबैक टोटल एरिया के चारों ओर बिल्टअप एरिया के चारों तरफ छोड़ा जाता है, मतलब कि सेटबैक जो है
वो टोटल एरिया के चारों तरफ, मतलब चारों तरफ और साइड बिल्ट अप एरिया के चारों तरफ, साइड एरिया और बिल्ट अप एरिया के चारों तरफ, मतलब सॉरी सेटबैक जो है टोटल एरिया के अंदर और बिल्ट अप एरिया के चारों तरफ छोड़ा जाता है। मतलब इस साइड के अंदर और बिल्ट अप एरिया के चारों तरफ हमें छोड़ना होता है। लेकिन तरीका ये, अगर आप चारों तरफ छोड़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिर्फ फ्रंट और साइड में तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है, फ्रंट और साइड में छोड़ना ही छोड़ना है आपको। ये तरीका है कि आपको दो फ्रंट तो छोड़ना ही छोड़ना है, साइड भले ना छोड़, लेकिन फ्रंट तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है, समझे? अगर नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, अगर आपकी रोटी चौड़ीकरण होती है तो आपका घर टूट सकता है, समझे दोस्तों? अब बात करते हैं सेटबैक। सेटबैक क्या होता है? सेटबैक मैंने बता ही दिया, भूकंप, आवाज़, छाया और खतरनाक परिस्थिति से बचने के लिए सेटबैक छोड़ा जाता है। मतलब कि अब आपने इस घर के सटे में अगर आपने अपना घर बनाया, ठीक है, तो मतलब दरवाज़ों से क्या बोलते हैं, दीवारों से भी हमें, अगर इसके पड़ोस में कोई अपना काम चला रहा है, दीवार में कुछ ठोक रहा है, तो दीवार में कुछ ठोक रहा है तो आपको भी डिस्टर्बेंस होगा ना। अगर आपने यहाँ पे स्पेस छोड़ दी, सेटबैक छोड़ दिया, उसके बाद आपने दीवार खड़ी की, अब आदमी चाहे हमें दीवार तोड़ डाले या कुछ भी कर डाले, आप लोगों को आवाज़ तक नहीं होगी, मतलब आवाज़ या भूकंप वगैरह कुछ आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है, और आपकी बिल्डिंग जो सेफ रहेगी। और दूसरा, खतरनाक परिस्थिति, मतलब कि अगर आपके, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, आपके जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर कुछ आग वगैरह लग जाती है, तो आपकी फायर ब्रिगेड की टीम जो चारों तरफ आपके आगे आग बुझा दे, तो इसलिए भी सेटबैक छोड़ा जाता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपका प्लॉट 300 स्क्वायर मीटर से कम है तो आप सड़क साइड से 3 मीटर और पीछे दाएं और बाएं 2 मीटर का सेटबैक छोड़ेंगे। मतलब कि अगर आपका एरिया 300 स्क्वायर मीटर है, मतलब कि आपका जो एरिया है वो आपका 15/20 है, मतलब ये जो है 20 है तो ये 15 मीटर है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? 300 मीटर से कम है, मतलब 300 स्क्वायर मीटर से कम है तो आप सड़क से, मतलब ये अगर आपकी जा रही है सड़क, ठीक है, तो यहाँ से 3 मीटर और पीछे या दाएं, मतलब ऑप्शन में रहता है पीछे या दाएं, दाएं आपको 2 मीटर का सेटबैक छोड़ना होगा, ये सेटबैक हो जाएगा आपका। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को कंसीडर करते हैं। नॉर्मली सड़क साइड से 4.5 मीटर और पीछे दाएं और बाएं 3 मीटर का सेटबैक छोड़ना चाहिए। मतलब नॉर्मली 3 से 4.5 मीटर तक आप छोड़ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम एरिया ऑफ रूम्स। मिनिमम एरिया कितनी होनी चाहिए? जितने भी रूम होते हैं, टाइप ऑफ रूम, चाहे भी लिविंग एरिया हो, ड्राइंग रूम या रूम हो, डाइनिंग रूम हो, स्टडी रूम हो, वो कितना होना चाहिए? ठीक है, तो मिनिमम एरिया ऑफ रूम, लिविंग, ड्राइंग, डाइनिंग, स्टडी रूम का एरिया 9 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 9 स्क्वायर मीटर समझते हो? 9 स्क्वायर मीटर, अगर हम लेंथ और विड्थ को गुणा करें तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 9 स्क्वायर मीटर आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बाथरूम, ड्रेसिंग, पंप रूम का एरिया 1.35 स्क्वायर मीटर से 4.5 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग पेन और कलम लेके बैठा करें, ताकि अगर मैं कोई भी चीज़ समझाऊं तो आप लोग उस चीज़ को लिख लिया करो। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं WC टॉयलेट का एरिया 0.81 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो हमारी लैट्रिन बाथरूम होता है उसका एरिया 0.81 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। स्टोर रूम और किचन का एरिया जो है 5.40 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। प्लिंथ की हाइट जो है वो सड़क लेवल, प्लिंथ की जो हाइट होती है, प्लिंथ लेवल समझते हैं आप? आपका ये सपोज दैट आपकी सड़क का लेवल है, अब सड़क के लेवल से आप कुछ ऊंचाई पर ही अपना मकान बनाएंगे, तो सड़क लेवल से जितनी ऊंचाई जो होती है वो आपकी प्लिंथ हाइट होती है, उसे बोलते हैं प्लिंथ लेवल, ठीक है। प्लिंथ लेवल कितना होना चाहिए? सड़क लेवल, प्लॉट लेवल से प्लिंथ लेवल की हाइट 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब जो हाइट है वो आपकी 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे कंसीडर किया था मिनिमम एरिया ऑफ रूम्स। अब बात करते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ फ्लोर्स। हाइट ऑफ फ्लोर्स क्या क्या होने चाहिए? बाथरूम WC की हाइट 2.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बाथरूम और लेट्रिन की जो हाइट है वो 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो हम लोग नहाते हैं तो हाथ ऊपर करके भी नहाते हैं, कहीं इधर उधर हाथ वगैरह धोते हैं या सब करते हैं, तो जो हमारे हाथ वगैरह हैं वो लिंटल में, मतलब छत में, बाथरूम की छत में ना लड़े, इसलिए हमें एंथ्रोपोमेट्री का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें जो बाथरूम और WC की जो हाइट है वो 2.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फ्लोर टू फ्लोर हाइट 2.7 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड कहता है। 2700 mm से कम नहीं होनी चाहिए। वेंटिलेशन,
पूरी वॉल दीवार का 1/3 भाग से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपकी जो एरिया है वो आपकी 12 फीट एरिया है, ठीक है। अगर जैसे कि आपकी एक दीवार है वो 12 फीट चौड़ी है, ठीक है, ओके, तो उसमें से आपका 1/3 भाग मतलब कि 4 फुट का जो एरिया है उसमें तो आपकी विंडो होनी चाहिए, मतलब वेंटिलेशन होना ही चाहिए उतना, मतलब 4 फीट का वेंटिलेशन आपको देना ही देना है 12 फीट की दीवार में। ये कहता है नोट कि पूरी वॉल दीवार का 1/3 भाग से कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेयर्स। कम से कम जो चौड़ाई होती है, जो हम लोग जीने की चौड़ाई रखते हैं वो 0.900 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और जीने का जो कोण है, जैसे कि जो कोण समझते हैं आप लोग, जो हमारी जो स्लैब होती है जीने की, वो जो है ये इस तरीके चलती है, ये जो हमारा एंगल है वो 30 से 45 एंगल के बीच में होना चाहिए। समझ गए दोस्तों आप। स्टेयर्स केयर्स कैबिन एरिया मैक्सिमम इंटू 11 स्क्वायर मीटर, मतलब स्टेयर्स का जो केबिन है, मतलब जो हमारा केबिन है वो 11 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कंपाउंड वॉल। इस कंपाउंड वॉल की जो मैक्सिमम हाइट है वो 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक थे जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और भी आगे नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हमारा इससे अपर लेवल रहेगा, उसमें हम और तरीके के और कंपोनेंट हम इसमें यूज़ करेंगे बायोलॉज में, ठीक है। आगे वीडियो जो है फिर बायोलॉज पे रहेगा, और आपके जो कोर्स वगैरह रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से लगाकर 6 सेमेस्टर तक जितने भी नोट्स वगैरह हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक से कमेंट और प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। कैसा लगा वीडियो और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।